निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत। निगरान वज़ीर आला को बिगड़ते हुए अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश, अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सूबे में बढ़ते जराइम में हालिया इजाफा काफ़ी तशवीशनाक है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत अरसाल किया गया है। निगरान वज़ीर आला को बिगड़ते हुए अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश, अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, सूबे में अमन अमान का मसला इतना गंभीर हो गया है कि खुद निगरान वजीर आला सिंध ने भी तशवीश का इजहार किया है, जो उन्होंने अपना इजहार एक खत में किया है। ये खत निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने DG रेंजर्स और IG सिंध को लिखा है। अब होना तो ये चाहिए कि वजीर आला सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको हुक्म देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने खत में इस बात का इजहार किया है कि अमन अमान की सूरत हाल बहुत बदतर है। देही इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, शहरी इलाकों में अच्छी नहीं है। आखिर इंतजामिया कर क्या रही है, पुलिस क्या कर रही है? उन्होंने कहा है कि देही इलाकों में डाकुओं का जो मसला है वो भी अभी तक हल नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम, गाड़ियां और मोबाइल स्नैचिंग के जो वाकयात हैं वो रुक नहीं रहे हैं, जिसपे उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया है निगरान वजीर आला ने पुलिस के किरदार पे। और उन्होंने कहा है कि अमन अमान नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करते हुए सूबे में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की 2 नई दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने PS 60 के रिटर्निंग अफसर और दीगर फ्रीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन और दीगर से 18 जनवरी को जवाब तलब किया गया है। बात करेंगे इस हवाले से मुमताज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। लेकिन जी आम इंतखाबात में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आइन दरखास्तों पर समाअत जारी है। आज सिंध हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की 2 दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने PS 60 से रिटर्निंग अफसर और दीगर फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर लिया है। इसी तरह अदालत ने NA 234 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सरफराज चौधरी की दरख्वास्त पर भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दी और 18 जनवरी तक जवाब तलब कर लिए हैं। दौरान समाअत PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या PTI उम्मीदवार ने 1 नवंबर पर मुकदमा दर्ज है, जिस पर उनके वकील अब्दुल वहाब बलोच ने अदालत में बताया कि जाती रंजिश पर उम्मीदवार के वालिद के खिलाफ ये कत्ल का मुकदमा दर्ज है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुकदमे में नामजदगी मुलजिम इंतखाबा लड़ सकता है, ताकि उम्मीदवार जेल से भी इंतखाबात लड़ सकता है, जिस पर अदालत ने कहा कि फरीकैन से जवाब तलब करते हैं, कानून का जायजा लेते हैं। लिहाजा अदालत ने इन दरख्वास्तों की मजीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। जी बहुत शुक्रिया मुमताज, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी नंबर 6 हल्का NA 233 के मकीन 1.5 साल से गैस की अदम फराहमी से परेशान है। खवातीन कहती हैं कि गैस ना होने पर खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। बच्चों को बगैर नाश्ता स्कूल भेजना पड़ता है। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सबा परवेज। इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 233 के इलाके कोरंगी 6 नंबर में, जहाँ पर रिहायशी जो है वो बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से महरूम हैं। गैस की अदम फराहमी के बायस जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद भी हैं इलाका मकीन, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि जो गैस की बंदिश का सिलसिला है ये कब से जारी है? पिछले साल भी यही था, 1.5 साल पूरा हो गया। गैस कभी आती है कभी चली जाती है, खास कर रात को 11 बजे तो बंद कर देते हैं। बच्चे आते हैं 11 बजे, हम क्या खाना गर्म कैसे करें? अच्छा, 1.5 साल से ये गैस का मसला है। मुझे ये बताएं कि बिना गैस के फिर किस तरह से गुजारा करते हैं? होटलों का रास्ता लेते हैं और क्या है, फिर होटलों में रश लगा होता है, रोटियां वहाँ से लेते हैं, सालन। आप बताओ इतनी महंगाई में बाहर का खाना अफोर्डेबल है? जो कि इतनी इनकम थोड़ी, आप अच्छी तरह गवर्नमेंट को जानते हैं क्या रखा हुआ गवर्नमेंट ने। इतनी सख्त, इतनी शदीद महंगाई कर दी ना कि गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से खा रहा है। जी बिल्कुल, गरीब का कोई नहीं है। मुझे बताइए कि इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या लगता है कि जो 1.5 साल से गैस के मसाइल से जो आप 2-4 हैं, इससे मसले हल हो सकते हैं? पता नहीं, अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ।
हल हो गए, हल तो निकलता ही नहीं है किसी भी चीज़ का, ना महंगाई का ना किसी किसको। 5,000 आ रहे हैं, क्या करें बताएं, गरीब आदमी क्या करें हैं। 5-5 हज़ार रुपये गैस का बिल आ रहा है, 6,000 आया था इस दफ़ा। बताइए क्या करें, किस तरह करें। इनका यही कहना है कि जो आता है अपनी जेब भरता है, और दूसरी जानिब 1.5 साल से जो है वो मकीन यहाँ पर गैस की अदम फराहमी से दो चार हैं। मसाइल इनके पिछले 1.5 साल से जो है वो जूं के तू हैं। जी NA 231 मलीर ताहाल मसाइल का शिकार। गुज़िश्ता इंतखाबात में हल्के से कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीकुल्लाह अवाम के दरमियान तो मौजूद रहे, लेकिन इलाका मकीनों को रिलीफ फ्राहम ना कर सके। मजीद बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाऊद चरंगी के करीब, जो कि इलेक्शन के हवाले से बात करी जाए तो हल्का NA 231 लगता है यहाँ पे नेशनल असेंबली का, और यहाँ पर मलीर 3 का ये एरिया है और ज़िला मलीर है। और ज़िला मलीर के अंदर अगर हम इस नशे से बात करें तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 2018 के यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने जो कामयाबी समेटी थी, जबकि इस बार की अगर बात करी जाए तो कैप्टन जमील मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच के दरमियान जो है वो कड़ा मुकाबला जो है मुतवक्किल किया जा रहा है। यहाँ पर आवाम से गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मसाइल 2018 के जो थे उनको हल कर लिया गया है या नहीं किया गया। सर जी मुझे बताइएगा कि जो 2018 के मसाइल थे उनका हल निकला है पिछले इलेक्शन में, और इस इलेक्शन में आप किसको वोट देने जा रहे हैं? यार वोट तो उसको देना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हो ना। पिछले इलेक्शन में ऐसा था कि कुछ मसाइल अभी तक उसी तरह ही पड़े हुए हैं। सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, आपको पता है गैस नहीं आ रही है, उसकी वजह से गरीब आवाम बहुत परेशान है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुक्मरान कोई भी बने, हमें किसी पार्टी से वो नहीं है, कोई भी हुक्मरान आए अच्छा आए जो हमारे मसाइल हल करे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो आवाम जो है यहाँ पर मौजूद थी, इस इलाके के रिहायशी मौजूद थे, जिनका कहना था कि बिजली का मसला, पानी का मसला, सड़कों के हवाले से उनका कहना था कि सड़कों का जाल बेहतर है, लेकिन सड़कों का जाल मज़ीद बेहतर होना चाहिए। जबकि अगर हम इस इलाके की, इस हल्के के वोटर्स की बात करें आइंदा आने वाले इंतखाबात की, तो तकरीबन 3,42,000 से ज़्यादा वोटर्स 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके आइंदा आने वाले इंतखाबात में आइंदा उम्मीदवार को सेलेक्ट करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने सुपर हाईवे M9 अलासिफ टूल प्लाजा तक तजावुजात के खात्मे के केस से मुतल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में आसिफ स्क्वायर से टूल प्लाजा तक तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है, और अदालत ने दरख्वास्त पर आज तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फ़ैसले के मुताबिक अदालत ने नाजिर को जो है इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि नाजिर जो है वहाँ जाएँ, जायज़ा लें, इंस्पेक्शन करें कि वहाँ पर तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नाजिर जो हैं अब कमिश्नर की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं अदा करेंगे। साथ ही साथ अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि आसिफ स्क्वायर से टूल प्लाजा तक जो है नाजिर जायज़ा लेंगे कि कितना तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को यकीनी बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ SHO और SSP को भी जो है तावन करने की अदालत ने हिदायत कर दी है, और अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन से ये पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि नाज़िर सिंध हाई कोर्ट तजावुजात का जायज़ा लेकर 7 रोज़ में तस्वीर के साथ पेशरफ्त रिपोर्ट जो है अदालत में जमा कराएंगे। जबकि SHO और SSP इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी अमान की सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो, और अदालत ने इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि आसिफ स्क्वायर समेत जो अतराफ़ नेशनल हाईवे सुपर हाईवे में जो इलाके हैं वहाँ पर तजावुजात का भरमार है, लिहाजा अदालत ने ये तजावुजात जो है। आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी दाखिला लापता शहरी को पेश करे वरना खुद हाजिर हो। सिंध हाई कोर्ट का जबरी गुमशुदगी के केस में हुक्म। 2 लापता शहरियों को अदालत में पेश करने की हिदायत। तफसीलात लेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में शहरियों की जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालत की जानिब से फौरी तौर पर लापता शहरियों को अदालत में पेश करें वरना खुद पेश हो जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दे दिया है। अदालत ने ये कहा कि जिन शहरियों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है उन्हें हर सूरत में अदालत में पेश किया करें। की सजाही में 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाज़ाब्ती से मुतल्लिक दरख्वास्तों के समाअत के दौरान ये हुक्मनामा जारी किया है। अदालत का 10 साल से लापता शहरी मोहम्मद नईम और 2020 से लापता हाफिज फरहान कादरी को पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। सरकारी वकील ने अदालत में मौक़िफ़ दर्ज किया कि CID इजलास और तहकीकात में साबित हो चुका है दोनों शहरी जबरी तौर पर लापता हैं, जिस वजह रिपोर्ट होने के मार्क्स किए कि इतने अर्से से लापता हैं, कुछ तो करो तहकीकात में क्या सामने आया है। तफ्तीश अफसर के मुताबिक हाफिज फरहान कादरी पहले भी लापता हुआ था, 2020 में फिर लापता हो गए थे, और मदीना कॉलोनी थाने में 2 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने जो है मफरूज करा दिया है।
لہٰذا جسٹس محمد رافل کوٹ نے یہ مانگ کی کچھ بھی ہو لاپتہ شہری کو اب عدالت میں پیش کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی. عدالت کی ملزمان کو ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. مزید بات کریں گے جواد آصف سے. جی جواد. بالکل دیکھیں، احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف کیسوں میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی، جہاں پر سابق سیکرٹری پیٹرولیم ارشد مرزا، سابق ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پی ایس او یعقوب ستار، عمران الحق اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. بیرسٹر خواجہ نوید احمد کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس درخواست کو عدالت نے منظور کر لیا ہے. جبکہ وکیل صفائی کی جانب سے دیگر ملزمان کی گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہونے پر بھی عدالت سے معذرت کی گئی. عدالت نے ملزمان کو آخری موقع دیتے ہوئے ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے، اور پھر عدالت نے ریفرنس کی مزید سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. گیس اور بجلی کی لاگت نے انڈسٹری کو مشکلات میں ڈال دیا. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے قائم مقام صدر نگہت آوان نے کہا ہے کہ مہنگائی ہونے سے باوجود گیس نہیں مل رہی. مزید بات کریں گے اشرف خان سے. جی اشرف. دیکھا جائے صنعت کار گیس کی سپلائی سے شدید پریشانی ہے، لیکن ایک اہم خوشخبری آئی ہے کہ وفاقی وزیر صنعت و تجارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 سینٹ میں اب بجلی ملے گی، جو کہ اس وقت 15 سینٹ ہے. کیا امپیکٹ ہوگا جانتے ہیں. کورنگی ایسوسی ایشن کی قائم مقام صدر نگہت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں گیس کی صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گیس تو ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. 3 days ویک میں لوڈ شیڈنگ ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گیس کے ریٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن اویلیبل ہی نہیں ہے. ہمیں ایل پی جی پہ کام کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ ایل پی جی پہ کام کرنا ایزی نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الیکٹرسٹی کے لیے منسٹر صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے، اگر ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے یہ ہو جاتا ہے 9 سینٹ میں تو کچھ بہتر ہوگا، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. ویتنام، بنگلہ دیش، سنگاپور، انڈیا، چائنا کے ریٹ اتنے کم چیپ ریٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو یہ ہے کہ الیکٹرسٹی ہے تو اویلیبل، لیکن اس کے ریٹ اتنے ہائی ہیں جس وجہ سے پرابلم ہوا. اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن گیس کا تو ایشو یہ ہے کہ انڈسٹری میں گیس ہے ہی نہیں، مطلب مہنگی ہونے کے باوجود اویلیبل نہیں ہے. اور ایل پی جی پہ جو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں وہ سلنڈر ریسیو کرنے ہوتے ہیں، ان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ، پھر جب ہم نے سلنڈر خالی کرنا ہے تو پھر اس کا پریشر نہیں ہوتا سلنڈرز میں، اور انرجی حاصل کرنے کے لیے انرجی ویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ گرم پانی کر کے پہلے ہمیں اس پہ اسپرے کرنا پڑتا ہے تاکہ سلنڈرز کمپلیٹ خالی ہوں، اور اس کے بعد پھر بائی ویٹ، یعنی کہ امپلائی 3 یا 4 امپلائی ایٹومیٹک بڑھ جاتے ہیں ہر کمپنی جو ایل پی جی یوز کر رہی ہیں. لیکن گیس تو اویلیبل ہی نہیں ہے، ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اگر اس انڈسٹری کے منسٹر اس پہ کام کرتے ہیں تو یعنی کہ ملک کی ترقی جو ہے وہ صنعتیں چلنے سے ہے، اور صنعتیں چلیں گی تو ملک چلے گا. جی، جیسے کہ آپ نے سنا، اہم تجاویز دی ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ جو 9 سینٹ میں اگر انڈسٹری کو بجلی ملے گی تو انڈسٹری ترقی کرے گی. لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ کراچی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گیس کی سپلائی کا. گیس مہنگی ہو گئی لیکن اس کے باوجود گیس نہیں مل رہی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. مزید تفصیلات بتائیں گے وسیم افتخار. جی بالکل، شہر قائد میں یوٹیلیٹی اسٹور شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹورز پر کبھی آٹا موجود ہوتا ہے تو کبھی آٹا جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. آٹے کی جو ہے وہ قلت دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یوٹیلیٹی ذرائع کے مطابق ہفتے میں تقریباً 3 دن جو ہے وہ مختلف یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹا فراہم کیا ہے. دوسری جانب اگر ہم بات کریں چینی کی تو چینی وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن چینی جو ہے یوٹیلیٹی اسٹورز پر شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہے. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ چینی کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور آٹے کی جو اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور پر قلت دیکھنے میں آ رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے. جی سر، یہ جو آٹا تو ہر وقت میسر نہیں ہوتا، اور باہر سے تقریباً 1800-1850 روپے کا ہمیں 10 کلو آٹا ملتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے 650 روپے کا وہ بھی بے نظیر امکان سپورٹ کے اوپر ملتا ہے. وہ بھی ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ہمیں یہاں میسر نہیں ہوتا. اور چینی کے جو سر پرائز ہیں باہر جو ہے 120 سے 125 روپے، اور یہاں پہ سر 155 روپے کے ریٹ ہیں. تو غریب عوام کے لیے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ یوٹیلیٹی اسٹور اسی لیے کہ عوام کو سہولت دی جائے، لیکن سہولت کے کچھ بھی نہیں ملتی یہاں پہ عوام کو.
ये भी शहरीन का कहना है कि सहूलत नहीं मिल पा रही यूटिलिटी स्टोर्स पर, और बिलखुसूस आटा जो है वो कभी मिलता है कभी नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ चीनी की कीमतों के हवाले से भी शिकायत करेंगे। चीनी जो है वो आम बाज़ारों में सस्ती है, लेकिन यहाँ पर महंगी। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर ना सिर्फ चीनी को कीमतों में कमी की जाए, बल्कि आटे समेत दीगर जो ज़रूरत की अशिया की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि सस्ते दामों जो ज़रूरत की अशिया है वो इनको दस्तियाब हो सकें। जी। शाह फैसल टाउन में रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। टाउन की इंतज़ामिया ने जो मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन, उनके लवाहिकीन को आज 1 करोड़ रुपए मजमूई तौर पर जो है उसके चेक्स तकसीम किए हैं। गौहर खटक हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं शाह फैसल टाउन के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, हालात तो इजाज़त नहीं दे रहे थे, किस तरह पॉसिबल हुआ है सारा? और मैं आपको चीज़ कह रहा हूँ, मेरे पास OCT इतनी नहीं आ रही जिससे मैं मुलाजमीन की सैलरी दे सकूँ। लेकिन ये रिटायर्ड मुलाजमीन जब मेरे पास आते थे, कोई फौत हो चुका है, किसी के बच्चे की शादी थी, किसी का किराए का मकान है वो किराया नहीं दे पा रहा है, तो मैंने अपनी टीम के साथ और अपने अकाउंट ऑफिसरों के साथ बैठ के तैयार किया था कि हम इनको टॉप पे रखेंगे रिटायर्ड मुलाजमीनों को। ये 1 करोड़ रुपए नहीं, पहले 50 लाख रुपए हम पहले भी दे चुके हैं। ये बताइएगा कि हर जगह से जो चेयरमैन है हर टाउन का, वो इस बात की जो है वो शिकायत कर रहा है कि OZT कम है। सूबाई मालियाती कमीशन इसका सारा मसले का हल है। 15 साल हो गए हैं उसका कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जा सका है, इस जानिब जोर क्यों नहीं दे रहे आप? सर हमारा जहाँ तक बस चलता है, हम तो लेटर भी लिख रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत का और बल्दियाती इदारों का काम है, एक तो इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, गौहर खटक कह रहे हैं कि फ़ंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम के नतीजे में जो आवाम के मसाइल हैं या मुलाजमीन के मसाइल हैं वो जूँ के तूँ हैं। इस बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, हमें अपडेट करे थे। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बाद 6 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। बताइएगा किस किस का तबादला किया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन 6 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तकरीर के मुंतजर अकरम ख्वाजा को सेक्रेटरी महकमा बराए अकलती उमूर तैनात कर दिया गया है और नदीम रहमान मेमन से सेक्रेटरी महकमा बराए अकलती उमूर का इजाफी चार्ज वापस लिया गया है, जबकि नदीम रहमान मेमन बतौर सेक्रेटरी महकमा बराए इस्लाम के अहदे पर विराजमान रहेंगे। तकरीर के मुंतजर मोहम्मद यासीन शरबलोच को सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सोशल हाउसिंग तैनात किया गया है, जबकि सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ सोशल हाउसिंग गवर अली नगारी मुलाजमत से रिटायर्ड हो गए हैं। तकरीर के मुंतजर तमीज़ दिल खेड़ों को सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट जो है बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान रहा। मजीद बताएंगे अयाज राना। जी, कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ। जो मार्केट क्लोज होने के बाद एक खबरें आई थी, हमने देखा कि एक गाड़ी बनाने वाली बड़ी लोकल कंपनी जो है वो डीलिस्ट होने जा रही है, जिसने एक लेटर लिख दिया PSX को, जिसकी वजह से मार्केट पर सरमायाकार जो है वो मोहतात हो। आज सुबह से ही मार्केट में जो है वो हम देख रहे हैं कि शेयर्स को बेचने का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है, जिसकी वजह से अब तक जो है 650 पॉइंट से ज़ायद जो है वो 100 इंडेक्स पे इस वक्त तक माइनस हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद है। देखिए, इस हफ्ते का आगाज़ हमने देखा था कि काफ़ी प्रेशर के साथ होता है। कल कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में हमने मंदी विटनेस की मार्केट में। इसकी बड़ी वजह ये थी कि सियासी तौर पे जो अदम इस्तेकाम मुल्क में चल रहा है, इलेक्शंस के हवाले से काफ़ी रूमर्स गर्दिश कर रही हैं, क्लियरिटी अभी तक नहीं आई है, अभी भी काफ़ी इफ एंड बट्स हैं। वो एक असर था सरमायाकारों पे। फिर आज सुबह जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि एक डिलिस्टिंग का जो एक बड़ी ऑटो सेक्टर की कंपनी का मामला चल रहा है और ये अक्टूबर मिड से ही मामला चल रहा है, तो उस हवाले से उनकी प्राइस जो थी वो कम कोट की गई। पहले 609 रुपये के करीब स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ने उसकी प्राइस कोट की, तो उसके बाद से उस स्टॉक्स के अंदर हमने शेयर में सेलिंग देखी। ना सिर्फ उस स्टॉक के अंदर सेलिंग आ रही है बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर में सेलिंग देखने में आई। और फिर साथ साथ हमने देखा कि जब पैनिक सेलिंग इस तरह से आती है तो पूरे सेक्टर्स को और पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लेती है। हमारी छोटी सी मार्केट है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है और ख़ासतौर पे जो लेवरेज के ऊपर बाइंग की हुई होती है जिन इन्वेस्टर्स ने, वो अपनी सेलिंग करते हैं, जिसके बाद मार्केट रिकवर्स करती है। मार्केट में थोड़ी सी हम देखते हैं कि अप डाउन्स आते रहते हैं। यही वजह कि इस दौरान एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हैं डिप साइड के ऊपर और लोग वहाँ से नई खरीदारी करते हैं। उनका कहना है कि जहाँ तक सियासी मंजरनामे को देख के भी जो इस वक्त मोहतात अंदाज अपनाया गया है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने कराची चैम्बर में रेंजर्स मॉनिटरिंग सेल के क़याम को खुशाइंद करार दे दिया। मजीद बताएंगे काविश मेमन। देखें, ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद के वक्त ने गुज़श्ता रोज़ कराची चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की है। इस वक्त मेरे साथ हमाद पुनावाला मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे बताइएगा, मुलाकात हुई, मुबारकबाद भी दी, क्या मेजर कंसर्न है ताजरों के हैं? क्योंकि माजी में भी देखा आप लोगों ने मुलाकातें की हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं?
देखिए हम हर साल एक मीटिंग रखते हैं चैम्बर में जिसमें हमारी जो नए मुंतखब सदर होते हैं उनको मुबारकबाद भी देते हैं और इश्यूज़ के ऊपर बात भी करते हैं। जैसे आपको पता है कि स्मॉल ट्रेड को दरपेश जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और भत्ते के मामलात वापस से और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं। उसके अलावा भी दीगर इश्यूज़ हैं, इनको उसके ऊपर भी हमने बात की है, अपनी नई कमेटीज़ के ऊपर बात की है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात की है, टैक्सेस के इश्यूज़ के ऊपर FBR के दरपेश मसाइल पे बात की है। तो उन सब चीज़ों पे बात हुई है और आप तो खुद इस मीटिंग का हिस्सा रहे तो आपने देखा कि बड़े मसाइल हैं लोगों को, छोटे ताजिरों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इसके ऊपर बात की और चैम्बर ने यकीन दहानी की है कि इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल को हल कराया जाएगा। जब भी इस तरह के इश्यूज़ आते हैं और इस तरह के एलिमेंट जब वापस से जागते हैं तो ताजिरों की नज़र वो रेंजर्स के ऊपर और पुलिस के ऊपर होती है और रेंजर्स का ये सेल जो स्टार्ट किया है इसके ऊपर एक खुशाइंद बात है और ताजिरों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इसको और अच्छा हो जाएगा ताजिरों के लिए एक्सेस लेना। मैं तो कहूँगा जो लोग हमारे टीम का हिस्सा हैं उसके अलावा भी जो दूसरे दीगर स्मॉल ट्रेड से ताल्लुक़ रखते हैं वो फौरी तौर पे आएँ और चैम्बर ने उनको एक एक्सेस दिया है कि रेंजर्स का एक सेल बन गया तो चाहे वो किसी भी मार्केट से हो, कराची से DG रेंजर ने स्पेशली जो है यहाँ पे डिप्लॉय करवाए हैं तो यहाँ पर आएँ और अपनी कंप्लेन करें। बिल्कुल देखें, कराची चैम्बर ने ताजरों को जो है वो यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल किया जाएगा। इस हवाले से जो ताजर हैं उन्होंने भी एतमाद का इज़हार किया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल गवर्नमेंट बॉयज स्कूल FC एरिया ने जीत लिया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। देखिए, नॉर्थ नाज़ाबाद इस्लाउद्दीन वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अकेडमी में जो है पाक रेंजर्स सिंध इंटर स्कूल कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स का फाइनल खेला गया जिसमें बॉयज़ का जो फाइनल है वो FC एरिया गवर्नमेंट बॉयज़ ने हैप्पी पैलेस स्कूल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी है। मेरे साथ जो है मौजूद है वो टीम जो इस वक्त फाइनल का टाइटल यहाँ पर जीती है। गवर्नमेंट स्कूल के ये बच्चे हैं, ट्रॉफी इनके हाथ में है। इनके कप्तान से पहले बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कितनी खुशी है आज का ये मैच जीतने पे। रेंजर्स के ताउन से ये पूरा टूर्नामेंट करवाया गया, इस्लाउद्दीन अकेडमी का इसमें ताउन था उनके। आज इस अकेडमी में आप मौजूद हैं तो इस खुशी को कैसे बयान करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा और बहुत एक्साइटेड हूँ और अपना होम ग्राउंड था, टीम की मेहनत के सब एफर्ट था, टीम के एफर्ट की वजह से हम जीते, 1-0 से लीड हुई। अच्छा, हमारे साथ जो है वो टॉप स्कोरर मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में जो है टॉप स्कोरर रहे हैं गोल्स करके और आज भी इन्होंने जो है अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा किया है गोल करके। रोहान से हम बात कर लेते हैं। रोहान, मुझे बताओ, बड़ा ज़बरदस्त आपने खेला पूरे टूर्नामेंट में, ओवरऑल जो है टॉप स्कोरर भी रहे। किसको देख के हॉकी खेलना स्टार्ट की थी? कोई आपका कोई लेजेंड हो जिसको आपने देख के शुरू की हो? सर इस्लाउद्दीन ने हॉकी पकड़ना सिखाया और जैसे कि हमारे बंदों की भी दुआएं थी और इसलिए हमने ये सी मेहनत की ने गोल मारा। आगे जाके पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह और हॉकी भी बड़ा है और वर्ल्ड कप भी जीत के लाएंगे इंशाल्लाह। रेंजर्स का जो है बड़ा ही ताउन था, इस्लाउद्दीन अकेडमी का बड़ा ताउन था इनके साथ और इसी ताउन की वजह से जो है आज इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और फाइनल का बहुत शुक्रिया हम्माद, आपने हमें अपडेट